हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। तो मैं विजय प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आइकॉनिक बोर्ड एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आज की क्लास में हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का आज हमारे पास ये लास्ट लेक्चर है। और आज के लेक्चर में बच्चों हम एक ऐसे टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो बच्चों, इस टॉपिक का नाम है संक्षारण तथा विकृत गंधिता। ये बच्चों दो ऐसे टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में एक टॉपिक 100% पूछा जाएगा। और आपको ध्यान देना है, इन दोनों टॉपिकों से जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन बच्चों आपका 4 नंबर का होगा। कितने नंबर का क्वेश्चन? 4 नंबर का। तो आज का लेक्चर बच्चों आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए बच्चों, करेंगे आज के क्लास की शुरुआत। और आज के क्लास की बच्चों शुरुआत हमारे पास होगी चंद 2 मोटिवेशनल लाइनों के साथ। जैसा कि आपके सामने यहां पर लिखा गया है कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो बच्चों, आपका मंजिल, आपका टारगेट 2026 का बोर्ड एग्जाम है। तो आपकी मंजिल बोर्ड एग्जाम में टॉप करना, अच्छे नंबर से पास होना है। तो आइए बच्चों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ आज के करते हैं क्लास की शुरुआत। और क्लास की शुरुआत होगी बच्चों हमारे पास संक्षारण, जिसे कहते हैं कोरिजन। क्या कहते हैं बच्चों? कोरिजन। तो सबसे पहले हम संक्षारण को एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आप लोहे का नाम सुने होंगे और लोहे को आप देखे भी होंगे, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों एक लोहा जो होता है, क्या होता है? लोहा। लोहे का बच्चों जो प्रतीक होता है हमारे पास क्या होता है? Fe होता है। क्या होता है भाई? Fe, ठीक है। अगर बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, बारिश सभी जगह हो रही है, ठीक है। तो जो लोहा होता है, अगर लोहे को खुले में बारिश में छोड़ दिया जाए, तो बारिश में छोड़ने का मतलब है कि लोहा आपका भीगेगा, यानी जल से ये संपर्क में आएगा। और आप जानते हो बच्चों कि लोहे के ऊपर जब पानी पड़ेगा यानी जल पड़ेगा, ये भीगेगा और वायुमंडल में वायु उपस्थित है। क्या है बच्चों? वायु। तो कहने का मतलब है कि ये जो लोहा हमारे पास है, ये जल और वायु के जब संपर्क में आता है बच्चों, तो ये करता क्या है? अभिक्रिया करता है। तो कहने का मतलब है ये लोहा Fe जब बच्चों जल के संपर्क में आएगा, किसके संपर्क में? जल के संपर्क में। आपको ध्यान देना है, ये किसके संपर्क में आएगा? जल। जल को बच्चों नमी भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो जल को आप क्या बोल सकते हो बच्चों? नमी, क्योंकि नमी में क्या होता है? पानी, पानी यानी जल, ठीक है। तो जब ये लोहा नमी के संपर्क में आएगा, नमी कहीं भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि बरसात ही हो रही हो, वायुमंडल में वैसे भी नमी होती है बच्चों, ठीक है। तो जब नमी के संपर्क में आएगा, और साथ में आपको ध्यान देना है कि वायुमंडल में बच्चों वायु होती है और वायु में आपका ऑक्सीजन उपस्थित होता है। क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मतलब O2। क्या बच्चों? O2, ठीक है। तो मैंने कहा क्या कि ये लोहा नमी और जब वायु यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो ये लोहा करता क्या है बच्चों? अभिक्रिया करता है। क्या करता है भाई? अभिक्रिया। और अभिक्रिया के पश्चात ध्यान देना, अभिक्रिया के पश्चात एक ऐसा पदार्थ बनाएगा। क्या बनाएगा? एक ऐसा पदार्थ बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा पदार्थ हमारे पास बनेगा जिस पदार्थ के ऊपर बच्चों आपको ध्यान देना है, जिस पदार्थ के ऊपर बच्चों लाल रंग की क्या बन जाती है? एक परत बन जाती है। आप देख सकते हो यहां पे मैंने लाल रंग की क्या बना दिया? एक परत। जैसा कि आप यहां पर इमेज में देख सकते हो कि ये हमारे पास क्या था बच्चों? लोहा था। और ये लोहा जब नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आया, तो इस लोहे के ऊपर एक लाल रंग की क्या जम गई बच्चों? परत जम गई। और ये जो लाल रंग की परत बन जाती है, जिसके कारण इस पदार्थ का जो गुण होता है इस लोहे से बिल्कुल क्या हो जाता है? भिन्न हो जाता है। जब ये पदार्थ बच्चों बन जाता है, तो इस लोहे से इस पदार्थ का गुण क्या हो जाता है बच्चों? बिल्कुल अलग हो जाता है। और ये जो पदार्थ बनकर तैयार हुआ है बच्चों, इसी को हम कहते क्या है? संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? संक्षारण। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम कहेंगे क्या? संक्षारण कहते हैं, ठीक है। यानी जो लाल भूरे रंग की यहाँ पे परत जम गई है, इसी प्रक्रिया को बोलेंगे क्या बच्चों? संक्षारण। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो, ये हमारे पास क्या है? संक्षारण। और थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना है कि ये प्रक्रिया जब लोहे में होती है, जब ये प्रक्रिया बच्चों लोहे में होती है, तो इसी को कहते हैं जंग लगना। क्या कहते हैं भाई? जंग लगना।
तो ये बात आप याद रखिएगा। जब यही प्रक्रिया लोहे में होती है तो इसको हम बोलेंगे क्या बच्चों, जंग लगना कहते हैं। ठीक भाई, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो ये जो लोहा अभिक्रिया करके ये पदार्थ बनाया है, इस पदार्थ का कुछ रासायनिक सूत्र होगा और कुछ नाम भी होगा, तो इसको भी आपको ध्यान देना है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, इसका बच्चों जो नाम होता है या इसका जो रासायनिक सूत्र है वो हमारे पास होता है Fe2O3 इंटू XH2O होता है। क्या होता है? XH2O। ध्यान दीजिएगा, X आपका कोई नंबर हो सकता है, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे Fe2O3 इंटू XH2O, इसका बच्चों जो नाम होता है इसे हम कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसका नाम क्या होता है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, इसका नाम होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो कहने का मतलब बच्चों, ये जो जंग लगा हुआ पदार्थ है इसका नाम क्या होगा बच्चों? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और इसका सूत्र क्या होगा? Fe2O3 इंटू XH2O। ठीक है, तो आई होप कि इतनी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो यहां पे जरूरी नहीं है बच्चों कि लोहा ही हो, लोहे के सिवाय कोई भी अगर धातु है, कोई भी अगर बच्चों धातु है, तो जब धातु वो नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी तो वो करती क्या है बच्चों? अभिक्रिया करती है। कोई भी धातु आप ऐसे लिख सकते हो कि यहां पे हमारे पास अगर कोई भी धातु है, क्या है? कोई भी धातु, और वो जब धातु नमी के संपर्क में आएगी, किसके बच्चों? नमी के संपर्क में, और नमी के साथ साथ किसके संपर्क में आएगी? ऑक्सीजन के संपर्क में। तो वहां पर क्या होगा बच्चों? अभिक्रिया के पश्चात जो पदार्थ बनेगा उसको हम बोलेंगे क्या? संक्षारण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संक्षारण बोलेंगे। तो ये बातें आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो लोहे की जगह कोई भी धातु हो सकती है। जैसे यहां पर हम और एग्जांपल से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे बच्चों आप ध्यान दिए होंगे, जैसे मैं अगर कहूं कि आप चांदी का नाम सुने होंगे, चांदी आपके घरों में जो आपके मम्मी होंगी या दीदी होंगी, तो आप देखे होंगे चांदी की जो बच्चों पायल होती है, पायल, चांदी जब नई होती है तो चांदी आपकी चमकती रहती है बिल्कुल। ठीक है, और उसी चांदी को आप जब कुछ समय के पश्चात देखते हो, उसी चांदी को पहनते पहनते, यानी वो पायल जो होती है उसको यूज करते करते उस चांदी के ऊपर बच्चों काली रंग की एक परत जम जाती है। तो लोग कहते हैं कि चांदी के ऊपर काली काली परत जम गई है, इसकी हम क्या करवाते हैं बच्चों? सफाई करवाते हैं। तो जो काली काली चांदी के ऊपर बच्चों परत जम जाती है वो क्या हो गया? चांदी का संक्षारण हो गया। और ये कब हुआ? जब चांदी आपकी नमी और किसके संपर्क में आई बच्चों? ऑक्सीजन के संपर्क में आई। तो चांदी के ऊपर जो आपका संक्षारण होता है वो किस रंग का होता है? वो काले रंग का होता है। जैसे मैं और एग्जाम्पल की बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप तांबे का नाम सुने होंगे, तांबे, तांबे का वायर होता है, तांबे का तार होता है। अगर आपके घर में बच्चों पूजा पाठ होता होगा तो देखे होंगे कि जब जल चढ़ाते हैं काफी, तो वहां पे तांबे का एक लोटा होता है या तांबे की गिलास होती है। ठीक है, आचनी का नाम सुने होंगे, तांबे की एक आचनी होती है। ठीक है, तो वो जो तांबा होता है, तांबा भी एक क्या है बच्चों? धातु है। और जब वो भी आपकी नमी और वायु के संपर्क में आती है तो वो भी करती क्या है बच्चों? अभिक्रिया, और अभिक्रिया करके अपने ऊपर वो हरे रंग की परत बना लेती है। कभी आप देखे होंगे, आप ध्यान दीजिएगा, घर में जो वायरिंग होती है बच्चों वो तांबे के तार के ही द्वारा होती है। किसके द्वारा? तांबे के तार के द्वारा। तो आप देखे होंगे कि जब तांबे के तार को कहीं पे अगर ज्वाइंट हो, जोड़ हो, अगर वो वायु और नमी के संपर्क में आ रहा और कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे तो उस जोड़ के ऊपर हरे हरे रंग की परत जम जाती है जहां पे आपका वायर खुला रहता है तांबे का। तो वो भी क्या है बच्चों? जंग, यानी वो भी क्या हो रहा है? संक्षारण हो रहा है। तो आई होप कि आप चीजों को समझ गए होंगे कि जब कोई भी धातुएं, जब कोई भी धातु नमी और वायु के संपर्क में आती है तो वो अभिक्रिया करके क्या हो जाती है बच्चों? संक्षारित हो जाती है। तो आई होप कितनी चीजों को आप समझ गए होंगे। तो जैसा कि यहां पे आपके सामने लिखा गया है, जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों, कौन सी गैस बच्चों? ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तथा नमी की उपस्थिति से, नमी का मतलब बच्चों जल, उपस्थिति से धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? संक्षारण कहते हैं। और आपको पता है कि जब अभिक्रिया होगी तो धातुओं का क्या होता है बच्चों? क्षय होता है। धीरे धीरे धातुएं क्या होती जाती है बच्चों? नष्ट
वो नष्ट होती जाती हैं। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि संक्षारण क्या होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो हम कुछ यहाँ पे आपके सामने लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लोहे में जो संक्षारण होता है बच्चों, लोहे में जो संक्षारण होता है वो किस रंग का होता है बच्चों? लाल रंग का होता है। किस रंग का? लाल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चांदी में जो होता है बच्चों संक्षारण, चांदी में जो संक्षारण होता है वो किस रंग का होता है बच्चों? काले रंग का, काला होता है। क्या होता है? काला। चांदी के ऊपर काली काली परत जम जाती है। अगर मैं यहीं पे बच्चों तांबे की बात करूं, किसकी बात करूं? तांबे की बात करूं। ठीक है, तांबे में संक्षारण, तो बच्चों जो तांबे में संक्षारण होता है वो हरे रंग का होता है, हरा हरा होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है केवल इतनी ही धातुओं में होता है, सभी धातुओं में बच्चों संक्षारण होता है। जैसे कि आपके पास सोना होता है तो सोने का भी संक्षारण होता है, पर आपको ध्यान यहां पर देना है कि जो धातुएं ज्यादा अभिक्रियाशील होती हैं उनका संक्षारण बहुत तेजी से होता है, और जो धातुएं कम अभिक्रियाशील होती हैं उनका संक्षारण बहुत धीरे धीरे होता है। और आपको ये बात पता है कि सोना आपका सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, तो इसलिए सोने का भी संक्षारण होता है, परंतु काफी लंबे समय के पश्चात होता है। ठीक है, और जो धातुएं ज्यादा अभिक्रियाशील होंगी उनका संक्षारण बहुत तेजी से होगा। जैसे आप जानते हो सोडियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये सब धातुएं बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होती हैं। मैंने जब आपको पढ़ाया था विस्थापन अभिक्रिया, तो वहां पर मैंने धातुओं की उनकी क्रियाशीलता के आधार पे रखा था। वहां पे आपको क्लास अगर याद होगी तो वहां पे जो धातुएं ज्यादा सक्रिय होंगी वो ज्यादा तेजी से क्या करेंगी? अभिक्रिया करती हैं। ठीक है भाई, तो आई होप ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी कि संक्षारण क्या होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बच्चों संक्षारण से बचाने के क्या भाई उपाय की बात करते हैं कि संक्षारण को कैसे बचाया जा सकता है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। जैसे हमारे पास बच्चों ये क्या है? लोहा है। क्या है? ये लोहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, या लोहे की जगह हम क्या बोल देते हैं? डायरेक्ट धातु बोल देते हैं। ये हमारे पास क्या है? धातु है। ये हमारे पास क्या है भाई? धातु है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, धातु है। ठीक, और बाहर बच्चों यहाँ पे आपके पास नमी है। क्या है? नमी है। और नमी के साथ साथ आपके पास क्या है बच्चों? वायु है। क्या है? वायु। क्या है बच्चों? वायु है। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा, ये नमी है और क्या है? वायु। ठीक है, इस धातु के ऊपर बच्चों हम एक परत बना देते हैं। क्या बना देते हैं? परत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस धातु के ऊपर हमने क्या किया? एक परत बना दिया। अब आप हमें ये बताइए कि ये एक धातु थी, धातु के ऊपर मैंने एक परत बना दिया। अब बताइए ये जो नमी हमारे पास दिखाई पड़ रही है और वायु, क्या ये नमी और वायु क्या इस धातु के संपर्क में आएंगी? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि हमने इसके ऊपर क्या बना दिया है बच्चों? एक परत बना दिया है। क्या बना दिया है? परत। ठीक है, अब ये परत किसी की भी हो सकती है। ठीक है, अभी हम आपको आगे बताएंगे। तो आपने जब धातु के ऊपर एक परत बना दिया, चारों तरफ से उसको कवर कर दिया, तो ये नमी और वायु इसके जब संपर्क में आएगी नहीं, और जब संपर्क में आएगी नहीं तो इस धातु का संक्षारण होगा नहीं। तो बच्चों ये संपर्क हम तोड़ेंगे कैसे? परत बनाकर। और ये परत हम किसकी बनाएंगे? तो बच्चों आप देखे होंगे कि धातुओं के ऊपर जब पेंट कर दिया जाता है तो धातुओं के ऊपर एक बन के आ गई परत, और जब परत बन गई तो नमी और वायु उसके संपर्क में आते नहीं, और जब आते नहीं तो अभिक्रिया होगी नहीं। तो पहली चीज तो आप समझ गए कि ये संपर्क आप तोड़ोगे कैसे धातुओं का? आप उसके ऊपर पेंट करके। तो पहली चीज आप यहां पर ध्यान दीजिएगा भाई, बचाने के उपाय में पेंट कर। तो धातुओं को पेंट करके। ठीक है, पहली चीज ध्यान देना। ठीक है, कि अगर पेंट कर दिया जाएगा तो उनका संक्षारण नहीं होता। ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं। दूसरा क्या होता है तरीका भाई? अगर हम धातुओं के ऊपर बच्चों ग्रीस लगा दें, आप कभी देखे होंगे कि आपके यहाँ कुछ ऐसे उपकरण होंगे जिनके ऊपर बच्चों क्या लगाया जाता है? ग्रीस लगाया जाता है, या आप उनके ऊपर तेल लगा सकते हो, ऑयल लगा सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दूसरा लिखिएगा ग्रीस या तेल लगाकर।
ग्रीस या तेल लगाकर, ठीक है। तो जब ग्रीस या हम क्या लगा देंगे बच्चों, तेल लगा देंगे, तब भी उनका संपर्क क्या होता है, टूट जाता है, और जिससे संक्षारण को बचाया जा सकता है, ठीक है। ध्यान देना, संक्षारित होने से बचाया जा सकता है, ठीक है। तीसरी बात आपको ध्यान देनी है बच्चों, यहां पर कुछ और ऐसी भी चीजें होती हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई धातु है और उस धातु के ऊपर कोई, अगर हमारे पास धातु है और उस धातु के ऊपर एक कम सक्रिय धातु की हम क्या चढ़ा दें बच्चों, परत चढ़ा दें। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ये मान लीजिए क्या है बच्चों, धातु है। क्या है, धातु है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है बच्चों, धातु है, ठीक है। अब इस धातु के ऊपर हम एक परत चढ़ा देते हैं। क्या चढ़ा देते हैं बच्चों, परत इसके ऊपर। और ये परत किसकी हम चढ़ा रहे हैं बच्चों, ये धातु की परत है। किसकी परत है, धातु की परत है। एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की हमने क्या चढ़ा दिया, परत। परंतु ये जो धातु की हमने परत चढ़ाया है, ये धातु अंदर वाली धातु से ये कम अभिक्रियाशील होगी। बात समझ में आई? यानी बाहर जिस धातु की मैंने परत चढ़ाया है वो कम अभिक्रियाशील होगी। तो जब कम अभिक्रियाशील होगी तो इस तरह से भी संक्षारण से बचाया जा सकता है। तो यहां पे आप लिखिएगा बच्चों, धातु के ऊपर कम अभिक्रियाशील धातु की परत चढ़ाकर उसे क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है, ठीक है। और इसी प्रक्रिया को बच्चों कहते हैं गैल्वनीकरण या यसद लेपन कहा जाता है, ठीक है। याद रखना, यह प्रक्रिया गैल्वनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, गैल्वनीकरण कहलाती है, ठीक है। इस चीज को आप केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर धातु और अधातु में आप इसको डिटेल से पढ़ोगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो इन सारी प्रक्रियाओं के द्वारा धातुओं को संक्षारण से बचाया जा सकता है, ठीक है। अब यहां पर बच्चों हम एक और बात करेंगे कि ये हमारे पास जो ये संक्षारण होता है, ये संक्षारण कैसी अभिक्रिया है। तो आपको ध्यान देना है बच्चों, जो संक्षारण होता है हमारे पास रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। पहली चीज आप ध्यान समझिएगा, जो संक्षारण होता है बच्चों, संक्षारण कैसी अभिक्रिया है बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया, रेडॉक्स। और आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे, जहां पर उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं हो रही हो बच्चों, उसी को हम बोलते क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो संक्षारण भाई किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। अब आइए हम इसको समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार रेडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि जो हमारे पास बच्चों लोहा होता है, क्या होता है, लोहा, या आप बोल सकते हो जो धातुएं होती हैं, धातुएं इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं। आप ये चीज कहां समझोगे बच्चों, आप ये तीसरा चैप्टर जब पढ़ोगे तो वहां पर हम चीजों को डिटेल में बताएंगे, या आपको ये क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा कि जो हमारे पास धातुएं होती हैं बच्चों, वो इलेक्ट्रॉनों का क्या करती हैं, त्याग करती हैं। तो आपको पता है कि जहां पर इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है बच्चों, वहां पर कैसी अभिक्रिया होती है, उपचयन अभिक्रिया होती है। क्या होती है बच्चों, उपचयन अभिक्रिया। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, अच्छे से समझना है कि यहां पे हमारे पास थोड़ा सा आप समझिएगा, यहां पे जो संक्षारण हो रहा है, संक्षारण कहां होगा, धातुओं में, और धातुएं इलेक्ट्रॉनों का करती क्या है बच्चों, त्याग करती हैं। तो इसको हम समझ लेते हैं, ऐसे ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास क्या होती हैं बच्चे, धातुएं, क्या होती हैं, धातुएं, ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग। थोड़ा सा समझिएगा भाई। तो जब धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है बच्चों, उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयन, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, और यही धातु अभिक्रिया किससे करता है बच्चों, नमी से करता है। किससे, नमी से, और साथ में किससे बच्चों, ऑक्सीजन से। किससे, ऑक्सीजन से। ध्यान दीजिएगा,
ये किससे करता है? ऑक्सीजन यानी O2। अब यहां पे समझिए, ऑक्सीजन हमारे पास बच्चों क्या होती है? अधातु होती है। क्या होती है? अधातु। यानी धातु इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया, क्या हो गया बच्चों? उपचयन हुआ। और यहां पे ये जो ऑक्सीजन है बच्चों, ये ऑक्सीजन क्या करता है बच्चों? इसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। ध्यान दीजिएगा भाई, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का करता क्या है? ग्रहण। अगर इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? अपचयन। तो ध्यान से समझिएगा, धातु ने इलेक्ट्रॉन को त्यागा, उपचयन हुआ। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, क्या हुआ बच्चों? अपचयन हुआ। इसका मतलब उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं, और यहां पे ये पूरी अभिक्रिया होकर क्या हो जाता है बच्चों? ये आपका क्या बनता है? संक्षारण हो जाता है। क्या हो जाता है? संक्षारण। तो आप यहां पर देख सकते हो कि उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं। इसका मतलब संक्षारण कैसी अभिक्रिया है बच्चों? एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो आई होप कि ये चीजें समझ गए होंगे। फिर से ध्यान दीजिएगा बच्चों, धातुएं इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है उसका उपचयन होता है, और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है उसका क्या होता है? अपचयन। तो यहां पे इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया, उपचयन हुआ, और यहां पे ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, क्या होगा बच्चों? अपचयन होगा। इसका मतलब संक्षारण कैसी अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि संक्षारण कैसी अभिक्रिया है, तो आपको ध्यान देना है ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीजें आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो इसी के साथ आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक हमारे पास है बच्चों विकृत गंधिता। ध्यान दीजिएगा, विकृत गंधिता, जिसे कहते हैं रैंसिडिटी। क्या कहते हैं बच्चों? रैंसिडिटी। ठीक है, अब ये विकृत गंधिता होती क्या है, आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले बच्चों हम एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप रोटी का नाम सुने हो, या आपसे हम कहें चपाती का आप नाम सुने होंगे। ठीक है, जैसे रोटी की बात करें, या चले यहां पे लिख लेते हैं क्या बच्चों? रोटी। क्या लिख लेते हैं? रोटी। ठीक है, ये हमारे पास एक बच्चों क्या है? पात्र है, और इस पात्र में हमारे पास क्या रखी हुई है? रोटी। ठीक है, यहां पर हम बच्चों आपके सामने ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमारे पास एक और पात्र है। इस पात्र में हमारे पास बच्चों क्या है? फल है। फल। फल में आपका कुछ भी हो सकता है, सेब हो सकता है, केला हो सकता है, अंगूर हो सकता है। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारे पास रोटी है, और ये हमारे पास क्या है बच्चों? फल है, दो पात्र में रखे हुए हैं। अगर इसको हम कुछ समय के लिए क्या करें? छोड़ दें। या चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर बगल में बच्चों एक बर्तन में क्या रखी हुई है? सब्जी रखी हुई है। क्या रखी हुई है? सब्जी। कौन सी सब्जी भाई? बनी हुई सब्जी, जो आपके घरों में होती है ना। पनीर की सब्जी मत समझ लेना भाई। ठीक है, चलिए हो भी सकती है पनीर की भी सब्जी। तो ध्यान दीजिएगा, तो रोटी, फल और सब्जी, ये तीन हमारे पास पदार्थ हैं, और ये किसी पात्र में रखे हैं। ठीक है, अगर इन तीनों पदार्थों को हम कुछ समय के लिए छोड़ दें, 1 2 3 दिन के लिए, अगर हम इसको क्या करें बच्चों? छोड़ दें। ठीक है, या मान के चलिए आप 1 हफ्ते के लिए इनको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो जब आप इनको 1 हफ्ते या 3-4 दिन के बाद जब आप देखोगे, तो इन सभी पदार्थों में से क्या आती है बच्चों? गंध आती है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इन सभी पदार्थों में से क्या आती है बच्चों? गंध आती है। और वो गंध बड़ी अच्छी होती है, खुशबूदार होती है भाई। क्यों नहीं? खुशबूदार नहीं होती, सेंट मत समझ लेना कि परफ्यूम है। ठीक है, तो ये जो आपकी गंध आती है बच्चों, ये गंध बदबूदार होती है, बहुत बदबू करती है। ठीक है, तो क्या हुआ? रोटी, फल और सब्जी को आपने 3-4 दिनों के लिए छोड़ दिया, और 3-4 दिनों के बाद जब आप उसे देखते हो तो उसमें से गंध आती है। और आपके पास जो टॉपिक है उसका नाम है विकृत गंधिता। विकृत का मतलब बच्चों बदल जाना। विकृत का मतलब क्या होता है? बदल जाना। विकृत का मतलब बच्चों बदल जाना। ठीक है, या परिवर्तित हो जाना। गंध का मतलब आप समझ ही रहे हो, गंधिता का मतलब गंध आना। ठीक है, विकृत का मतलब बदल जाना या परिवर्तित हो जाना, गंध का मतलब गंध। ठीक है, यानी पहले जिस तरह से ये पदार्थ थे उनकी क्या होगी बच्चों? गंध में परिवर्तन हो गया, यानी बदबूदार गंध आने लगी। ठीक है, तो ये जो यहां पर बदबूदार इन पदार्थों से गंध आने लगी है, इसी को बच्चों हम कहते हैं क्या है? विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों? विकृत
गंधिता। अब ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ भाई? जाहिर सी बात, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो पदार्थ हमारे पास हैं, ये पदार्थ बच्चों किसके संपर्क में आए? ऑक्सीजन के संपर्क में। किसके संपर्क में? ऑक्सीजन। और जब ये पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आए तो इन पदार्थों का हो क्या गया? उपचयन। और मैंने बताया आपको अच्छे से था लास्ट क्लास में कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है बच्चों, तो उस पदार्थ का उपचयन होता है। तो जब ये सभी पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आए तो इसका हुआ क्या? उपचयन। और अगर इनका उपचयन हो गया तो ये सभी पदार्थ क्या हो गए बच्चों? विकृत गंधित तो हो गए, और इनके अंदर से क्या आने लगी बच्चों? बदबू आने लगी, यानी एक अजीब सी स्मेल आने लगी। ठीक है, और इसी को हम बोलते क्या है बच्चों? विकृत गंधिता कहते हैं। और आपको ध्यान देना है कि जितने भी बच्चों तैलीय पदार्थ होते हैं, जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं, ध्यान दीजिएगा, तैलीय खाद्य पदार्थ किसकी बात करते हैं? तैलीय खाद्य पदार्थ। तैलीय खाद्य पदार्थ। और आप अक्सर देखते हो कि अधिकतर हमारे पास जो खाद्य पदार्थ होते हैं बच्चों, कैसे होते हैं? तैलीय होते हैं। अगर वो तैलीय नहीं है तब भी उनका बच्चों क्या हो जाता है? जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं तो उनका क्या होता है? उपचयन। और अगर उपचयन होगा तो उसमें से क्या आने लगेगी बच्चों? बदबू। मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास भोजन का सड़ना भी क्या है बच्चों? एक अभिक्रिया है। और ये कैसे हुई? क्योंकि भोजन आपका वायु के संपर्क में आया। ठीक है, और वायु के संपर्क में आया तो अभिक्रिया करके क्या हो गया बच्चों? उपचयित हो गया, और उसमें से क्या आने लगती है बच्चों? बदबू, यानी गंध आने लगती है। ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे क्या बच्चों? विकृत गंधिता। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास बच्चों ये चिप्स का पैकेट है। आप लोग चिप्स तो खाए होंगे, पर आप कभी एक चीज देखे होंगे कि चिप्स के अंदर बच्चों, अगर मैं बात करूं तो चिप्स के अंदर भाई 80% आपकी गैस होती है। 80% लगभग क्या होती है? गैस भरी होती है। क्यों? देख सकते हो चिप्स आपका फूला हुआ बढ़िया है। ठीक है, तो चिप्स के अंदर 80% गैस होती है, और भाई 20% आपकी क्या होती है? चिप्स होती है। 20% आपकी क्या होती है? चिप्स होती है। ये चीज आप देखे होंगे। ठीक है, तो ये 80% गैस क्यों भरी होती है भाई? क्योंकि जो आपका चिप्स होता है बच्चों, आप देखे होंगे चिप्स को तेल में बनाया जाता है, तेल से काढ़ा जाता है कि नहीं? तो जो आपका चिप्स होता है, चिप्स को वायु के संपर्क से रोका जाता है। इसके अंदर बच्चों जो गैस भरी होती है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, जिस चिप्स के अंदर जो गैस भरी होती है उस गैस का नाम है बच्चों नाइट्रोजन। क्या नाम है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यानी N2। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो इस चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर की जितनी भी वायु होती है, यानी ऑक्सीजन, वायु को क्या कर दिया जाता है बच्चों? बाहर कर दिया जाता है, और बाहर करके इसके अंदर हम क्या भर देते हैं? नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। और नाइट्रोजन गैस भर देते हैं क्यों बच्चों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस अभिक्रियाशील नहीं होती, ये अक्रिय गैस है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ये कैसी गैस होती है बच्चों? अक्रिय गैस होती है। अक्रिय का मतलब जो किसी से क्रिया ना करे, तो नाइट्रोजन अक्रिय होती है। जब चिप्स के पैकेट के अंदर हम नाइट्रोजन गैस भर देंगे तो ये नाइट्रोजन से चिप्स क्रिया करेगा नहीं, और जब क्रिया करेगा नहीं तो यहाँ के इसके अंदर जो चिप्स भरा है उसका उपचयन होगा नहीं, और जब उसका उपचयन बच्चों नहीं होगा तो वो पदार्थ का स्वाद नहीं परिवर्तित होगा। ठीक भाई, तो इसके अंदर की पूरी ऑक्सीजन यानी वायु को निकाल कर इसके अंदर हम क्या भर देते हैं? नाइट्रोजन, यानी ये अक्रिय गैस है। ठीक है, इसकी जगह और भी गैसें आप भर सकते हो, ऐसा नहीं है, पर आप ध्यान दीजिएगा नाइट्रोजन गैस हमारे लिए हानिकारक नहीं होती, और साथ में यह अक्रिय होती है, इसीलिए नाइट्रोजन को इसके अंदर भरा जाता है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है, बहुत सारी अक्रिय गैसें हैं, उनको भी हम इसके अंदर भर सकते थे, परंतु वो सभी गैसें हमारे लिए क्या होती है बच्चों? हानिकारक, क्योंकि चिप्स को हम ही लोग खाते हैं। ठीक है, तो अगर हानिकारक गैस को अगर हम खाएंगे तो भाई हमारे लिए क्या होगा भाई? हानिकारक होगा। ठीक है, तो इसीलिए नाइट्रोजन को भरते हैं। नाइट्रोजन अक्रिय होती है, परंतु ये हानिकारक नहीं होती। साथ में एक बात और ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन बहुत ठंडी होती है। क्या होती है? ठंडी। ये बच्चों एक कैसी गैस होती है? ठंडी गैस होती है। ये बातें आप ध्यान दीजिएगा, काफी ठंडी होती है। ठीक है, तो यहां पर भैया चिप्स को, इसीलिए चिप्स के अंदर भाई नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, और चिप्स आपका क्या रहता है? पैकेट उसका फूला रहता है। और कभी आप देखे होंगे कि अगर जब दुकान पे लेते हो यही पैकेट फूला ना हो, गैस उसके अंदर ना हो, तब उसका स्वाद बड़ा अजीब लगता है, तब उसका स्वाद बड़ा अजीब लगता है। ठीक है, क्योंकि बच्चों
वो वायु के संपर्क में आया और अभिक्रिया करके चिप्स क्या हो गया, उपचयित हो गया, यानी उसका स्वाद क्या होता है, बदल जाता है। तो बच्चों ये जब हम इसके अंदर अक्रिय गैस भर देते हैं तो ये चिप्स हमारा साल का साल, 2 साल, 3 साल तक इसके अंदर कोई बदलाव नहीं होता, किसी भी प्रकार की कोई गंध नहीं आती, इसका स्वाद सेम उसी तरह से बना रहता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि ये चीजें आप समझ गए होंगे। ठीक है, कि कोई भी हमारे पास खाद्य पदार्थ होता है जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसका होता क्या है, उपचयन। उपचयन होकर उसका स्वाद बदल जाता है और यही प्रक्रिया कहलाती क्या है बच्चों, विकृत गंधिता कहलाती है। तो आइए पढ़ लेते हैं। तो यहां पे लिखा है वसा तथा तेल से बने पदार्थ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वसा हो या तेल हो, और भी पदार्थ होते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पे वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में ऑक्सीजन की क्रिया के कारण गंध और स्वाद का उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाती है, जैसा कि अभी हमने आपको समझाया। कभी आप देखे होंगे बच्चों आपके घरों में जो नमकीन होती है, नमकीन, नमकीन भाई तेल से ही बनी होती है। ठीक है, तो नमकीन को जब हम किसी डब्बे के अंदर रख देते हैं, वो वायु के संपर्क में नहीं आता, तो नमकीन का स्वाद बड़ा अच्छा रहता है। और जब नमकीन को आप खुले में छोड़ देते हो तो वायु के संपर्क में आता है और वो क्या हो जाता है, उपचयित। तो नमकीन का स्वाद कैसा होता है बच्चों, बदल जाता है। कभी आप देखे भी होंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है, और इसी को हम बोलेंगे क्या भाई, विकृत गंधिता बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो आइए हम इसको समझ लेते हैं भाई, विकृत गंधिता। आगे विकृत गंधिता को बचाने के क्या भाई उपाय। ठीक, चलिए, तो यहां पर हमारे पास है बच्चों विकृत गंधिता से बचाने के उपाय क्या है। ठीक है, तो यहां पर हम इसके उपाय की बात करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। पहली चीज, जो हमारे पास खाद्य पदार्थ होते हैं बच्चों, उनको हम प्रशीतक में रखें। कहां रखें बच्चों, प्रशीतक। प्रशीतक का मतलब होता है रेफ्रिजरेटर, जिसे आप कहते क्या हो, फ्रिज। आप देखते हो कि आपके घरों में जो भोजन बनता है बच्चों, उस भोजन को जब हम फ्रिज में रख देते हैं तो हमारा भोजन 1-2 दिन तक खराब नहीं होता, क्योंकि बच्चों जब फ्रिज के अंदर रख दिए वहां पे ठंडक है। ठीक है, और बाहर के वातावरण में रखोगे तो वहां पे उतनी ठंडक है नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो भोजन या तैली युक्त आपके पास खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको जब हम फ्रिज में रख देते हैं तो वो 2-3-4 दिनों तक क्या होते हैं बच्चों, सुरक्षित रहते हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कोई गंध नहीं आती। ठीक है, और उसी को अगर गर्मी के दिनों में देखो, सब्जियां आप बनाते हो, सुबह की सब्जी शाम को क्या होती है बच्चों, उसमें गंध आने लगती है, जिसे हम कहते हैं सड़ गई सब्जी। ठीक है, तो अगर उसको फ्रिज में रख देते हैं तो वही 2-3 दिनों तक चल जाती है, वो खराब नहीं होती। ठीक है, चलिए, तो यहां पे विकृत गंधिता से बचाने का पहले उपाय, प्रशीतक का उपयोग करके। किसका बच्चों, प्रशीतक। प्रशीतक का मतलब होता है बच्चों फ्रिज। प्रशीतक का क्या करके बच्चों, उपयोग करके विकृत गंधिता से बचाया जा सकता है। दूसरी बात आप ध्यान दीजिएगा, दूसरी बात, जो खाद्य पदार्थ है बच्चों, उसको सूर्य के प्रकाश में ना रखिए। अगर सूर्य के प्रकाश के संपर्क में वो नहीं आएगा तो वो जल्दी से बच्चों वो विकृत गंधित नहीं होगा, उसका स्वाद नहीं बदलेगा। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश से बचाकर। से बचाकर। ठीक है, चलिए, तीसरी बात ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास बच्चों खाद्य पदार्थ हैं, उसको हम एक ऐसे पात्र में रखें जो वायुरोधी हो, यानी उसके अंदर वायु ना जा पाए। ठीक है, और जब वायु जाएगी नहीं तो अभिक्रिया नहीं होगी, ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं होगी तो पदार्थ में गंध नहीं आएगी। ठीक है, तो खाद्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तन में रखा जाए। पदार्थ को वायुरोधी बर्तन में रखकर। ठीक है, वायुरोधी बर्तन में रखकर इसको बचाया जा सकता है। ठीक, चौथी बात आप ध्यान दीजिएगा, जो आपके पास खाद्य पदार्थ हैं उनको अक्रिय गैस के संपर्क में रखा जाए, यानी जो क्रिया ना करती हो। ठीक है, खाद्य पदार्थ को अक्रिय गैस
जैसे नाइट्रोजन, के संपर्क में रखा जाए। ठीक है, तो आई होप कितनी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो इन सारी प्रक्रियाओं का आप उपयोग करके जो आपके पास तैलीय या वसा युक्त या जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनको आप विकृत गंधित होने से बचा सकते हो। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको दोनों बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट होता हुआ। अब इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस बच्चों हम लाइव क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।